समझाया गया था। जो अकाउंट ऑफ वोट्स आप भर के लाए हो पुराने इलेक्शन में, वो अधिकार होता है भरने का पीठासीन अधिकारी का, और वो आपने उस फॉर्म का केवल पार्ट 1 भरा। उसका पार्ट 2 ये भरेंगे जब ये गिनती करेंगे, ये रिटर्निंग अधिकारी है। परंतु इस चुनाव में आप पीठासीन अधिकारी हैं और रिटर्निंग अधिकारी हैं सरपंच के लिए, तो उस अकाउंट ऑफ वोट्स का सेकंड पार्ट आप भरेंगे। वो अकाउंट ऑफ वोट्स इसमें प्रारूप 19 और दूसरा कौन सा 18-19 के रूप में इसमें मौजूद है। उसमें आपको कैंडिडेट के द्वारा प्राप्त किए गए वोट उसके अगेंस्ट में लिखने होते हैं। तो अब हम सरपंच के सिचुएशन को प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं। सरपंच का चुनाव हो गया, शाम के 6 बजे वो आपने वोटर स्लिप दे के आपने पोल क्लोज कर दिया। उसके बाद में गिनती करने से पहले 15, 20, 25 मिनट अपना सामान समून समेटना, बांधना, जो भी आपको वो करना है वो चीजें आप कर लें। फिर आप अपने काउंटिंग पे आए। अब उदाहरण के लिए एक गांव है, एक गांव में 4 बूथ है, 1, 2, 3, 4, या ऐसे छोड़ो 28, 29, 30, 31, इस नंबर के 4 बूथ हैं। तो सरपंच का चुनाव कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, मैं वो प्रक्रिया आपको समझाता हूं। ये 31, 30, 29, 28, ये सारे बूथ के 28 को अभी हम छोड़ देते हैं। 31, 30, 29, ये 3 बूथों के जो पीठासीन अधिकारी होंगे, ये आपके लिए भी है। ये एसडीएम साहब से एक बार अनुरोध है, हम आ जाते हैं आपकी तरफ, थोड़ा 5 मिनट आप चुप हो जाए। एसडीएम साहब, एसडीएम साहब तेज बोलोगे तो आप अस्वस्थ हो जाओगे। चलो खैर, 31 बूथ वाला क्या करेगा, 31, 30, 29 वाला, ये 3 बूथ वाले अधिकारी, पीठासीन अधिकारी रिजल्ट्स अपना 19 में कंपाइल करें। जब आप 19 में कंपाइल करते हो, आप इसका रिजल्ट वाला जब बटन दबाते हो ईवीएम का, तो वो क्या है, हर एक कैंडिडेट के नंबर ऑफ वोट्स बताएगी। तो आपने क्या करना है, वो नंबर ऑफ वोट्स बोलने हैं। प्रत्याशी नंबर 1 को 25 वोट मिले हैं और इस बोलते हुए की वीडियो बनवानी। वो वीडियो जो आपका बाहर पुलिस वाला हो उसको मोबाइल से बेशक बनवा लें। जो सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव बूथ्स हो वहां वीडियोग्राफर होगा, उसको भी बुला लें। आपने ऐसे कर लिया। जो आप इसमें संख्या बताई जाएगी उसको पहले पेंसिल से लिख लें। उसको आप अपने 19 नंबर फॉर्म में पहले पेंसिल से लिखना या किसी और कागज पे लिख लेना, आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद में जब आपका, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है ये 2 बंदों से करवा लेना। एक पोलिंग ऑफिसर को बोलना भाई तू भी लिख ले, और एपीओ को बोल देना भाई तू भी लिख ले। फिर जब आपका दोनों से वो तसल्ली हो जाए तब आप अपना 19 नंबर तैयार कर। और 19 नंबर तैयार करने के बाद में 31, 29, 28, मतलब जो आगे वाले जो बूथ हैं, वो जो 19 नंबर पे साइन करेंगे वो एज रिटर्निंग अधिकारी साइन नहीं करेंगे, वो एज सहायक रिटर्निंग अधिकारी करेंगे। उसमें नीचे मोहर रिटर्निंग किया, 100 लिख देना उसमें। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रिटर्निंग अधिकारी इसमें है वो 28 नंबर बूथ वाला। अब आपने तीनों ने अपनी रिजल्ट शीट बना ली। उस रिजल्ट शीट को बनाने के बाद जितने बंदे वहां हो सबके साइन कराने, चाहे वो पोलिंग एजेंट आपके उसमें बैठा, जो काउंटिंग एजेंट वहां पे बैठा हो, आपके अपने जो बंदे हो, सबके वहां पे साइन करा लिए। इस प्रकार की शीट को लेके आप पहुंचेंगे फर्स्ट नंबर वाले बूथ पे, 28 पे। अब 28 बूथ क्या करेगा,
28 बूथ वाले ने अपनी 19 बना ली होगी। अब वो एक नई 19 बनाएगा पूरे गांव की, पूरी पंचायत। वो फाइनल 19 और नीचे की 4 या 5 जितनी है उनको एक पे स्टेपल कर लेगा, दैट इज योर 19। और वो साइन करेगा एज रिटर्निंग अधिकारी। आगे बात समझ में? तो वो पीठासीन अधिकारी जो इस प्रकार के बूथों में प्रथम बूथ पे हैं, वे सभी रिटर्निंग अधिकारी हैं, अन्य सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी। और प्रक्रिया यही अपनानी है, एक एक वोट एक एक कैंडिडेट को जो मिली है बोल के वो करानी है। हो सके तो वो सीओ उठा के भी दिखा देना, भाई ये देखो इसके इतने आए हैं। और आपकी 19 नंबर की जो शीट है आपके कंसर्न्ड एजेंटों से साइन होनी चाहिए। ये मैं आप ही की सुरक्षा के लिए बता रहा हूं, बट जो फाइनल शीट बनेगी वो आपकी उसकी वो हो, उस पर कराओ साइन ना कराओ एक ही बात है, क्योंकि उस बूथ पे अलग काउंटिंग एजेंट्स बैठे थे। अब ये जो फाइनल काउंटिंग शीट बन गई, इसको सील करना या जो भी आपको करना है, उससे पहले जो भी काउंटिंग एजेंट इसकी फोटो लेना चाहता है लेने देना, ठीक है? आपकी साइन होगी, सारी चीज हो गई, उसको लेने देना। उसके बाद में आपको जो डिक्लेरेशंस के फॉर्म बनाओगे और जो सर्टिफिकेट दोगे प्रत्याशी को, सर्टिफिकेट जो प्रत्याशी को आप दोगे उसका जो प्रारूप है कितना 21, उसकी 2 कॉपी बनाना। एक तो आप विनिंग कैंडिडेट को दोगे, एक उसकी रिसीव के साथ में अपने पास रखो, जिसको आप सील करके लाओ। जो आपकी फाइनल डिक्लेरेशन है, ये बेशक से आपको टोटल में पता चल रहा है कि भाई फलाना जीत रहा है, डिक्लेयर नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। जब तक आपकी 19 नंबर पूरी बन जाए, लिख के सब चीज हो जाए, तभी डिक्लेरेशन पे जाए। डिक्लेरेशन से पहले फिर भी एक बार पूछ लेना कि भाई किसी भी, जैसे इस सरपंच की 4 ईवीएम्स थी, किसी भी ईवीएम से किसी को रिकाउंटिंग करानी है, एक बार पूछ लेना। ये सारी चीजें, जो इस तरह की चीज आप पूछोगे, मेक श्योर कि आपने और कोई चीज करी ना करी हो, इसकी वीडियो जरूर बना लेना। एक बार जो आपने उसको डिक्लेरेशन फॉर्म दे दिया ना, उसके बाद अगर कोई ये करता है कि भाई मेरे को रिकाउंटिंग करवानी, तो उसकी रिटर्न में रिक्वेस्ट आती है, उसको आप एसेस करोगे, फिर सोचोगे, फिर आपके अपने विवेक पे बात आ जाएगी और 6 बजे के बाद विवेक सो जाएगा। तो बेहतर यही होगा, जो आप फाइनल डिक्लेरेशन करोगे ना, फाइनल डिक्लेरेशन में समय ले लेना, पूछ पाछ लेना और फिर फाइनली डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करने के बाद किसी की रीपोलिंग, रिकाउंटिंग की एंटरटेन मत करना। अब मान लो कोई विवाद होता है लास्ट में, 2-3 परिस्थितियां मैं आपको बता देता हूं। कोई आपके पास में विवाद हो जाता है, तब भी रिजल्ट मत अनाउंस करना। आप बुला लेना अपने सुपरवाइजर को, ड्यूटी मजिस्ट्रेट को, और डीएसपी और उसके एसएचओ के भी नंबर हैं, पुलिस वालों को, सबको अंदर कर लेना। पहले उस विवाद का शांतिपूर्वक वो कर लेना। आपके रिटर्निंग अधिकारी हैं, तो ये रिटर्निंग अधिकारी नहीं है इसमें, आपके एसडीएम साहब हैं, इनका भी नंबर है, जरूरत पड़ी इन्हें भी बुला लेना। और फिर भी रोड़ा रप्पा मचता है, नहीं काबू में बात आती, तब भी रिजल्ट अनाउंस नहीं करोगे, अपने तामझाम को उठा के यहां ले आना, यहां अनाउंस कर देंगे, ठीक है? बट उससे पहले एक बार इन सारे जो आपके ऊपर लगाए हुए हैं सबको उधर लूप में जरूर ले लें। अगली सिचुएशन, मान लो, मतलब ये दूसरी सिचुएशन का ही, ये रोड़ा रप्पा इस तरह का हो सकता है, भाई मार काट पे आ गए। मैं डरा नहीं रहा हूं,
इस बात के चांस 0.01% ही हैं, परंतु ऐसा कई बार हो जाता है क्योंकि यार आप समझो 1.5-2 साल से ऐसे ही चल रहा है कि होंगे नहीं होंगे। जिन लोगों के स्टेक्स हाई हैं, जिन्होंने एक्चुअली में चुनाव लड़ना है, वो पता नहीं कब से लगे हुए हैं। तो जब आदमी के पास ही आता है नथिंग टू लूज, तो वो भड़क सकता है। बट ऐसे में भी आपने ये सारे प्रयोजन करने हैं। ऐसा हमारे साथ लास्ट इलेक्शन में सीख पात्री साइड में हुआ था, परंतु उसमें भी मशीन उठा के लाने की यहां नौबत नहीं पड़ी थी। एसडीएम साहब के वहां जाके काम सेटल हो गया था। ठीक है, अब मैं बताता हूं, अगर वोट बराबर आ जाए तो क्या करें। केवल पर्ची नहीं गिरानी। मैं इस सिचुएशन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाता हूं। वोट तो बराबर आ गए, परंतु एक टेंडर्ड वोट भी पड़ा है, फिर क्या करोगे? हैं? टेंडर्ड वोट की काउंटिंग करोगे या नहीं करोगे? जो नहीं कह रहे हैं हाथ खड़ा करो। बहुत कम लोग नहीं कह रहे हैं, और जो यूं कह रहे हैं कि होगी वो हाथ खड़ा करो। तो मतलब वो बात निकल के आई ना कि ज्यादा को पता नहीं है। टेंडर्ड वोट की काउंटिंग नहीं होगी। टेंडर्ड वोट की काउंटिंग सिर्फ कोर्ट कराती है। क्योंकि आप ये देखो, या तो टेंडर्ड वोट सही है, या जिसने उसके बदले में वोट डाला है वो सही है। किसी एक की फिर कायदे में गिनती कटनी भी तो चाहिए। अमान्य कौन सी है, ये कोर्ट फैसला है। तो अगर आपका इक्वलिटी आ रही है दो में टाई हो रही है, सबसे पहले आप एक प्रोसीडिंग ड्रॉ करो। प्रोसीडिंग सिंपल, वो उस दिन जो टीम थी जिसको प्रोसीडिंग ड्रॉ कराई थी, जिनके वो सीयू में दिक्कत आ रही थी, आपको एक प्रोसीडिंग इस प्रकार से ड्रॉ करनी है कि पंचायत, छठे पंचायत चुनाव के फला फला बूथ पे, फला फला ग्राम पंचायत के इस पे प्रयुक्त होने वाली फला ईवीएम, फला वीयू, फला सीयू पे ये स्थिति आई है कि प्रत्याशी लड़ने वाला 1 और 2 की समान वोटें प्राप्त हुई हैं। तो इसमें दोनों की रजामंदी ली गई कि अब जो है निर्णय ड्रॉप लॉट से लिया जाए। तो पनपत के एसडीवीएम स्कूल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। कल सरपंच और पंच पद के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। किस प्रकार से तैयारियां की गई है, किस तरह से चुनाव संपूर्ण का तमाम जो दिशा निर्देश है वो अधिकारियों की ओर से दिए जा रहे हैं। एसडीवीएम पनपत और अगर आपने प्रोसीडिंग ठीक बना ली, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये प्रोसीडिंग आपकी ठीक, अगर दूसरा नहीं साइन कर रहा है तो आप उसके ऊपर ये बात लिख दो